नमस्कार दोस्तों, सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में परीक्षा वाणी की जो जीके सीरीज हमारी चल रही है। इसमें जो हमारी पिछली वीडियो थी तो उसमें हमने उत्तराखंड से संबंधित जो प्रमुख लेख यहाँ मिले हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो इसके बाद प्रमुख लेखों के बाद आता है परीक्षा वाणी का जो थर्ड चैप्टर है यानी उत्तराखंड ऐतिहासिक अध्ययन। तो इसमें जो प्रमुख लेखों के बाद आता है ऐतिहासिक काल। तो हमारा जो प्राग ऐतिहासिक है और आद्य ऐतिहासिक काल है वो दोनों हो चुके हैं और इसके बाद हमारा आज है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की हम बात करें तो इस काल में मानव क्या हो जाता है, पूरी तरह सभ्य हो जाता है और घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण लिखना भी स्टार्ट कर देता है। यानी हमें यहाँ से साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोत प्राप्त होंगे और ऐसे स्रोत प्राप्त होंगे जिनके बारे में हम जिनको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो उत्तराखंड में ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो जो उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल था यह प्राचीन उत्तराखंड मूलतः दुर्ग क्षेत्र, यानी भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यह काफ़ी दुर्जन क्षेत्र था, ध्रुव क्षेत्र था। यहाँ पर काफ़ी भौगोलिक परिस्थितियाँ खराब थी। तो यहाँ पर जो स्थायी राज्य के स्थापित व विकसित होने के जो स्पष्ट जानकारी है हमें उसका अभाव दिखता है। कारण क्या है कि यहाँ जो भौगोलिक परिस्थिति थी वो काफ़ी विषम थी, यानी कोई भी भारी राजवंश यहाँ आके यहाँ पर एक स्थायी बड़े राज्य की स्थापना करना काफ़ी मुश्किल था। इसके बाद इस ऐतिहासिक काल का जो विभाजन है ये इतिहास की दृष्टि से 3 भागों में किया जाता है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसे 3 भागों में बांटा जाता है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तराखंड का जो प्राचीन काल था उसमें यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख घटनाएं घटित हुई और कौन से प्रमुख राजवंश है जिन्होंने यहाँ पर सत्ता हासिल की और सत्ता हासिल करके उन्होंने यहाँ पर लंबे समय तक शासन किया। तो इन सब में सबसे पहला जो राजवंश आता है जिसका नाम है कुनिंद राजवंश। और कुनिंद राजवंश की हम बात करें तो कुनिंद राजवंश उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है कि उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी है, तो ये कुनिंद सत्ता रहती है, कुनिंद शासक रहते हैं जो प्रथम उत्तराखंड की राजनीतिक शक्ति है। यहाँ लगभग 3री-4थी ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है, यानी इनका जो शासन था वह 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 3री-4थी ईस्वी तक था, यानी 300-400 ईस्वी तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया। और जो इनकी प्रमुख जानकारी के स्रोत है जिसमें कालस्य अभिलेख हैं, इसमें जो जानकारी प्राप्त होती है उन्होंने इस कालस्य अभिलेख में क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया है और निवासियों के लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया है। तो इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि ये जो पुलिंद है ये इन्हीं कुलिंदों के लिए प्रयोग किया गया है। और इससे जब काल से उत्तराखंड के क्षेत्र में कालस्य अभिलेख को स्थापित किया जाता है तो इतिहासकार कहते हैं कि संभवतः कुनिंद लोग इस समय, यानी जब कालस्य अभिलेख की स्थापना हुई, देश में मौर्य वंश का शासन था, तो यहाँ पर लगभग जो कुनिंद शासक रहे होंगे वो मौर्यों के अधीन रहे होंगे, यानी उनके आधिपत्य में शासन कर रहे होंगे, उनके अधीनता में शासन चला रहे होंगे। एक पश्चिम भूगोलवेत्ता है टॉलमी के अनुसार जो कुनिंद सत्ता थी वो 2री शती ईस्वी पूर्व तक, यानी 2री शती ईस्वी पहले ब्यास, गंगा व यमुना के ऊपरी क्षेत्रों में बसे हुए थे। यानी जो ब्यास, गंगा और यमुना नदी है इसके ऊपरी भागों में ये जो कुनिंद थे वो बसे हुए थे, यानी पहाड़ों पर इसकी सत्ता स्थापित थी। इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक है वह था अमोघबोधि, यानी अमोघबोधि इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक प्रतीत होता है। अब शक्तिशाली शासक कैसे प्रतीत होता है, क्योंकि इसकी कुछ प्रमुख मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं। यानी इसकी 2 प्रकार की मुद्राएं, रजत और ताम्र मुद्रा, यानी चांदी की और तांबे की बनी हुई हमें इसकी मुद्राएं प्राप्त होती हैं, जिससे इसका राज्य जो विस्तार है वो ब्यास नदी से लेकर अलकनंदा नदी और दक्षिण की बात करें तो सुनेत बहेत तक इसका जो राज्य विस्तार है वो देखने को मिलता है। और ये सब हमने मुद्राओं के आधार पर इसका राज्य विस्तार बताया है। अब मुद्राओं की बात करें, जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं
वो किस प्रकार की हैं और उन पर क्या क्या लेख हैं। तो जो मुद्राएं हैं उसमें देवी और मृग का का अंकन किया गया है, यानी मुद्राओं पर देवी और मृग का चित्र बनाया गया है उसके अग्रभाग पर, और उस पर लिखा गया है प्राकृत भाषा में राज्ञा कुनिंदस अमोघ भूतिस महाराजस, यानी अमोघ भूति का नाम लिखा गया है और साथ में देवी और मृग का चित्र बनाया गया है। उसके बाद जब अमोघ भूति की मृत्यु हो जाती है, यानी कुनिंदों के प्रमुख शासक अमोघ भूति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद शकों का मैदानी भागों पर अधिकार हो जाता है, यानी शक मैदानी भाग पर अधिकार कर लेते हैं। और जो ये शक मैदानी भागों पर अधिकार कर लेते हैं उसका पता हमें यहाँ पर जो कुमाऊं में शक संवत का प्रचलन और यहाँ पर सूर्य मूर्ति एवं मंदिरों की उपस्थिति, यानी यहाँ पर जो सूर्य मूर्ति एवं मंदिर हैं उनकी उपस्थिति बताती है कि यहाँ पर शकों ने शासन किया। और इसके अलावा ऐसे ही सूर्य मंदिरों में जो कटारमल सूर्य मंदिर है अल्मोड़ा में, यह काफ़ी प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा से प्राप्त मुद्राओं में शासकों के नाम। अल्मोड़ा से कुछ मुद्राएं प्राप्त होती हैं कुनिंद शासकों की, जिनमें आसेक, गोमित्र, हरदत्त और शिवदत्त नामक शासकों के नामों का पता चलता है, यानी इन मुद्राओं में इनके नाम लिखे गए, इनकी ये मुद्राएं हैं। शकों के बाद फिर शक आ गए, शकों के बाद फिर तराई पर अधिकार हो जाता है कुषाणों का, और शकों के बाद कुषाणों का तराई के क्षेत्र में अधिकार हो जाता है। और इसकी जानकारी और अवशेष हमें जो प्राप्त होते हैं वह होते हैं वीरभद्र यानी ऋषिकेश के क्षेत्र में, मोरध्वज कोटद्वार से, और गोविशाण यानी काशीपुर के क्षेत्र से हमें कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। वीरभद्र ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार और गोविशाण काशीपुर में। कुषाण पतन के बाद इस नए वंशों का उदय, जब कुषाण सत्ता का फिर अंत हो जाता है, उसके बाद यहाँ हमें 3 प्रमुख राजवंश देखने को मिलते हैं, गोविशाण, कालसी और लाखामंडल। और साथ में ही जो कुछ क्षेत्रों में जो कुनिंद थे वो भी शासन कर रहे थे, यानी साथ में जो कुनिंद थे, कुनिंद सत्ता भी बनी हुई थी। इसके अलावा हमें यहाँ पर जो 3 प्रमुख राजवंश हैं वो देखने को मिलते हैं। कुनिंदों के समकालीन वंश की बात करें तो इनके समकालीन यदुवंशी रहते हैं जिन्होंने कुषाणों को भगाने में अहम भूमिका निभाई है, और इनकी भी जानकारी हमें ज़्यादातर मुद्राओं से प्राप्त होती हैं, जिसमें इनकी जो प्रमुख मुद्राएं हैं वो हमें जौनसार बाबर और कालाडांडा, जौनसार बाबर और कालोडांडा पौड़ी लैंसडाउन के क्षेत्र से हमें प्राप्त होती हैं, जो यहाँ पर यदुवंशी शासन की पुष्टि करती हैं। इसके बाद बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका तृतीय शती ईस्वी पूर्व, बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका तृतीय शती ईस्वी पूर्व निर्माण किया था शीलवर्मन नामक शासन ने। और इतिहासकार अब यज्ञ वेदिका हमें प्राप्त हो गई तृतीय शती ईस्वी पूर्व की। तो यहाँ पर जो इतिहासकार हैं कुछ इनको यदुवंशी मानते हैं और कुछ कुनिंद मानते हैं, यानी इनके संबंध में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। फिर भी अगर अधिकतर इतिहासकारों की बात करें तो हम इनको कुनिंद शासक ही मानकर आगे बढ़ते हैं। कुनिंद लोगों के द्वारा ही एक राज्य की स्थापना की जाती है जिसे कर्तपुर राज्य कहा जाता है, और कहते हैं इस कर्तपुर राज्य में उत्तराखंड, हिमाचल और रोहिलखंड का उत्तरी भाग शामिल था, यानी उत्तराखंड, हिमाचल और ये जो उत्तराखंड का दक्षिणी भाग है रोहिलखंड, वह इसमें शामिल था। अब ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये मिलती है हमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्तर से, और इसमें कहा गया है कि कर्तपुर राज्य जो है वह गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक राज्य है, यानी गुप्त साम्राज्य की जो उत्तरी सीमा है उस पर एक कर्तपुर राज्य नामक स्थित है, जो उत्तराखंड, हिमाचल और रोहिलखंड का उत्तरी भाग जिसमें शामिल था। कर्तपुर राज्य की समाप्ति की बात करें तो कहा जाता है जो कर्तपुर राज्य था इसकी समाप्ति नागों के द्वारा की गई, और इसका जो अंतिम शासक था ग्रैवर्मा मौखरी वंश का, तो उसकी हत्या हो जाने के बाद यह नागों की जो सत्ता थी वो समाप्त की, यानी कर्तपुर राज्य की समाप्ति नागों के द्वारा की गई। और नागों की यहाँ पर कुछ समय यहाँ पर नाग रहते हैं, जिसकी पुष्टि हमें यहाँ पर अनेक नाग मंदिरों से भी होती है। बेनीनाग जिसमें पिथौरागढ़ का प्रसिद्ध मंदिर है। नागों के जो नाग शासन की समाप्ति होती है ग्रैवर्मा द्वारा, और ये मौखरी वंश का अंतिम शासक रहता है।
इसकी हत्या हो जाती है, ग्रहबर्मा की हत्या हो जाती है। और उसके बाद जो ये इनका मौखरी वंश रहता है, यानी नागों के बाद मौखरी वंश की सत्ता यहाँ पर स्थापित होती है। और उसमें जो ग्रहबर्मा अंतिम शासक रहता है उसकी हत्या हो जाती है। और फिर मौखरी वंश क्या हो जाता है, हर्षवर्धन के अधीन हो जाता है। यानी इनडायरेक्ट यह क्या होता है, हर्ष के अधीन चला जाता है हमारा जो उत्तराखंड का भूभाग था। तो इसमें वर्धन वंश का शासन स्थापित हो जाता है। और हर्ष द्वारा एक पर्वतीय कन्या से विवाह करने का उल्लेख भी हमें प्राप्त होता है। यानी कि हर्ष द्वारा किसी पर्वतीय कन्या से विवाह करने का उल्लेख भी हमें मिलता है। बाणभट्ट के हर्ष चरित्र के लेखक रहते हैं बाणभट्ट, और उन्होंने इस हर्ष चरित्र में जो हर्ष को समर्पित है, और इसमें हर्ष के शासनकाल का भी वर्णन है। एक तो यह समर्पित है यानी हर्षवर्धन का जिक्र है, उनको समर्पित की गई है, और दूसरा उनके शासनकाल का वर्णन भी किया गया है। और इसके साथ अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो इस हर्ष चरित्र में जो उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले व्यक्ति हैं उनका वर्णन किया गया है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हर्षवर्धन के राजकवि रहते हैं बाणभट्ट, और उनके द्वारा लिखित है हर्षचरित्र, जिसमें उत्तराखंड भ्रमण आने वाले व्यक्तियों का वर्णन है। अब उत्तराखंड भ्रमण आने वालों में प्रमुख हैं वैनसांग, एक चीनी यात्री रहते हैं, चीन से यहाँ आते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित जो चीज़ें थी उनको जानने के लिए, उनको धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, तो वो यहाँ पर आते हैं, भारत में आते हैं। और इसी का जिक्र कहाँ किया गया है, हर्षचरित्र में, जो लिखी है बाणभट्ट ने। और इसमें वैनसांग जो चीनी यात्री है उससे संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हिमालय के ब्रह्मपुर यानी पोलो किमो पोलो नामक जो राज्य था हिमालय में, तो उसमें यह यात्रा पर आता है। यानी यह हिमालय के ब्रह्मपुर में यात्रा पर आता है, और वो ब्रह्मपुर उत्तराखंड में ही स्थित बताया जाता है। उसने कहा जो ये ब्रह्मपुर है वह एक तो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है, दूसरा हर्ष के अधीन है यानी हर्षवर्धन के अधीन रहता है, और इसमें 5 बौद्ध विहार होने की उल्लेख भी किया गया है। यानी वहाँ पर 5 बौद्ध विहार शामिल थे। इसके अलावा वैनसांग ने हरिद्वार की यात्रा भी की, और उसने उसका नाम मोयुलो बताया, और कहा कि यह लगभग 20 क्षेत्रफल में फैला है और गंगा के तट पर स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या बताया था, मोयुलो, और ब्रह्मपुर का पोलो किमो पोलो। इसके बाद फिर यहाँ पर जो ब्रह्मपुर है उसकी बात करें तो इस ब्रह्मपुर में जो हमारा आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं है वह शामिल रहता है। यानी जो ब्रह्मपुर है उसमें हमारा जो आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं है वो शामिल रहता है, और इस ब्रह्मपुर में पौरव वंश का शासन स्थापित रहता है। इसके बाद फिर पौरव वंश के बाद यहाँ बहुराजकता का युग आ जाता है, और इस बहुराजकता में यानी जब हर्ष की मृत्यु हो गई, अराजकता की स्थिति हो गई, तो यहाँ पर बहुराजकता छा जाती है। प्रत्येक जो छोटे छोटे राज्य रहते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी अराजकता का युग है। कोई किसी पर भी आक्रमण कर रहा है, तो इस युग में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है, अनेक गढ़ या कोटों का निर्माण होता है इस काल में, हर्ष के बाद। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे बड़ा जो राज्य रहता है वह रहता है ब्रह्मपुर, और उसके अलावा यहाँ पर शत्रुघ्न और गोविशाण नामक राज्य भी रहते हैं। जो प्रमुख राज्यों का उदय होता है उसमें 3 प्रमुख रहते हैं, ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविशाण, और इस तीनों में से ब्रह्मपुर सबसे प्रसिद्ध राज्य रहता है। और इसी ब्रह्मपुर पर क्या है, पौरव वंश का शासन स्थापित होता है, यानी पौरव वंश का इस पर उदय होता है। अब इस पौरव वंश की बात करें तो पौरव वंश क्या है, उत्तराखंड में शासन प्रशासन करने वाला प्रथम वंश है, यानी शासन प्रशासन स्थापित करने वाला एक प्रथम वंश है। अब इसकी राजधानी की बात करें तो पौरव वंश की राजधानी रहती है ब्रह्मपुर, और इसके जो प्रमुख शासक हैं जिनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, कुछ ही शासकों की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें विष्णुवर्मन फर्स्ट, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन सेकंड है। यानी इन्हीं शासकों की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। और इसके अलावा जब पौरव वंश
शासन प्रशासन स्थापित करने वाला प्रमुख वंश है। ये प्रमुख जो शासक है जिनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद विघटन काल में यहाँ पर बाह्य आक्रमण भी होते हैं, यानी जब यहाँ पर सत्ता कमज़ोर हो गई, कोई बड़ा राज्य नहीं है, संपूर्ण सब अलग अलग बटे हुए हैं, तो इस विघटन काल में फिर यहाँ पर क्या होते हैं, भारत से आक्रमण होने प्रारंभ हो जाते हैं। दक्षिणी भाग की बात करें तो यहाँ पर चौहान नरेश बिगरे राज द्वारा आक्रमण किया जाता है और पूर्वी भाग पर तोमर राजाओं द्वारा आक्रमण करके कुछ स्थानों पर कब्जा करने की हमें इसे दिखाई देती है। इसके बाद जब ये अराजकता काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती है और इसके बाद इस अराजकता की स्थिति को समाप्त करता है उत्तराखंड का एक ऐसा राजवंश जिसने यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए और मध्यकाल में एक प्रमुख राजवंश प्राचीन काल में एक प्रमुख राजवंश के रूप में उभर के सामने आता है और जिसका कहते हैं कि काफ़ी बड़े भूभाग पर शासन प्रशासन इसका स्थापित था। तो इसको देख लेते हैं। इसमें जो कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे आयोग हैं, चाहे UKSSC हो या UKPSC हो, इन दोनों को एक ही मानता है, यानी कार्तिकेयपुर और कत्यूरी में हुआ विभेद नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, इसको साथ में ही लेके चलेंगे। तो यूके की जो अराजकता की स्थिति है उत्तराखंड में, तो उसकी समाप्ति कौन करता है, कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश करता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 700 के आसपास इसकी स्थापना मानी जाती है कि 700 के आसपास इसकी स्थापना हो जाती है। और इसकी अगर प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो इसकी जो प्रारंभिक राजधानी लगभग 300 वर्षों तक कार्तिकेयपुर यानी जोशीमठ चमोली के क्षेत्र में स्थित मानी जाती है, जिस पर ज़्यादातर इतिहासकार अभी एक मत नहीं है कि जो कार्तिकेयपुर है वो जोशीमठ में था या कहीं अन्य जगह पर था। कहते हैं कि बाद में जो पहले कार्तिकेयपुर में राजधानी थी उसके बाद उसे ट्रांसफ़र किया जाता है कत्यूर और बैजनाथ घाटी में, बैजनाथ घाटी में स्थापित किया जाता है। कहते हैं इसी कारण इसे कत्यूरी राजवंश भी कहा गया। और इसका जो शासन है वह 700 से 1030 ईस्वी तक लगभग 3 से अधिक परिवारों ने यहाँ पर शासन किया था, यानी कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश लगभग इसका शासनकाल 700 से 1030 ईस्वी तक माना जाता है प्रमुख रूप से। अब इसके बाद कार्तिकेयपुर इसकी जो जानकारी है वो हमें इसके प्रमुख जो ताम्रपत्र हैं वहाँ से इसके बाकी मुद्राओं के आधार पर हमें प्राप्त होती है। इसके अगर ताम्रपत्रों के प्राप्ति स्थल की बात करें तो ये हमें बागेश्वर, खंडारा, पांडुकेश्वर और बैजनाथ इन प्रमुख स्थलों से प्राप्त होते हैं। और इन्हीं ताम्रपत्रों के आधार पर इस राजवंश का इतिहास भी लिखा गया है और इसी में जो ये कार्तिकेयपुर राजधानी है उसका वर्णन भी किया गया है। और इन ताम्रपत्रों की बात करें तो कुटिला लिपि में ये ताम्रपत्र हैं। आपको ध्यान रखना है कि कुटिला लिपि में इन ताम्रपत्रों को लिखा गया है और इसी ताम्रपत्रों के आधार पर जो कार्तिकेयपुर का ज़्यादातर इतिहास है वो लिखा गया है इतिहासकारों द्वारा। जो प्रमुख इतिहासकार है एटकिंसन, इन्होंने इनका राज्य विस्तार बताया है कि पूर्व में गंडकी नदी तक इस राज्य का विस्तार था, पश्चिम में सतलज नदी तक और उत्तर में तिब्बत कैलाश तक और दक्षिण में कठेर रोहलखंड तक इस राज्य का विस्तार था। यानी काफ़ी बड़े भूभाग पर इस राज्य का यानी कार्तिकेयपुर कत्यूरी राजवंश का विस्तार था। इसके बाद जो बागेश्वर लेख हमें प्राप्त होता है इसके अनुसार इस राजवंश का प्रथम शासक या संस्थापक है बसंत देव, यानी बसंत देव द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और बसंत देव की बात की जाए तो इन्होंने परम भद्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी और कहते हैं स्वर्णेश्वर नामक ग्राम इन्होंने बागेश्वर मंदिर को दान दिया था। यानी स्वर्णेश्वर नामक एक मंदिर है जिसको इन्होंने बागेश्वर मंदिर को दान दिया था। और इनकी पत्नी का नाम सज्जनारा या राजनारायणी है। इनके दो नाम हमें देखने को मिलते हैं, सज्जनारा या राजनारायणी। और इनके उत्तराधिकारी जो पुत्र रहते हैं उनके नाम का उल्लेख नहीं है, यानी उनका जो पुत्र था जो इनका उत्तराधिकारी बनता है उसके नाम का हमें वर्णन नहीं मिलता है। उसके पुत्र के बाद यानी बसंत देव के पुत्र के बाद खरपर देव शासन सत्ता पर आसीन होते हैं और कहते हैं या कान्यकुब्ज में जो शासक थे यशोवर्मन उसके समकालीन माने जाते हैं।
और कहते हैं ये बसंत देव के पुत्र के परिवार के बाद ही यह शासक बनता है। और जो इसके बाद राज तरंगिणी नामक पुस्तक है जिसके लेखक हैं कल्हण, और कल्हण द्वारा लिखी गई है राज तरंगिणी। और इसमें वर्णन किया गया है कि ललितादित्य द्वारा गढ़वाल पर विजय की जाती है, यानी ललितादित्य द्वारा कश्मीर के शासक द्वारा आक्रमण किया जाता है गढ़वाल पर और यहाँ पर कब्जा किया जाता है। और कहते हैं कि संभवतः इसी समय जो खरपर देव था वो शासक बने, यानी जब अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई तो यहाँ पर खरपर देव ने शासन सत्ता स्थापित कर दी। खरपर देव के बाद उनके पुत्र कल्याण राज शासक बनते हैं, जिनकी पत्नी का नाम महारानी लद्दा देवी रहता है। और फिर कल्याण राज के बीच खरपर वंश का जो अंतिम शासक बनते हैं, जिनका नाम है त्रिभुवन राज। और इन्होंने भी ही परम भद्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर आदि उपाधियां इन्होंने धारण की थी। और कहा जाता है कि जो त्रिभुवन राज रहते हैं इन्होंने किसी किरात पुत्र से संधि की थी, यानी इन्होंने किसी जो किरात शासक थे उसके साथ इन्होंने संधि की थी। और इसके अलावा इन्होंने बागेश्वर देवता के मंदिर को भूमिदान की चर्चा ये की गई है बागेश्वर लेक में, यानी बागेश्वर लेक में कहा गया है कि जो त्रिभुवन राज थे इन्होंने बागेश्वर मंदिर के लिए भूमिदान की थी। इसके बाद हमें नालंदा अभिलेख में वर्णन मिलता है धर्मपाल का, और धर्मपाल ये बंगाल के पाल शासकों में से एक थे। कहा जाता है कि इन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया था और संभवतः इसी आक्रमण में फिर खरपर देव वंश के बाद एक निंबर वंश की स्थापना हो जाती है। और इस निंबर वंश के संस्थापक निंबर रहते हैं जो पालों से क्या करते हैं, संधि करते हैं, उसके बाद फिर शासक बनते हैं। कहते हैं कि ये शैव धर्म को मानने वाले थे, यानी शिव के उपासक थे। और जागेश्वर में इन्होंने विमान या मंदिर समूहों का निर्माण किया था। इन्होंने जागेश्वर में अल्मोड़ा में मंदिर समूहों का निर्माण करवाया था। और निंबर के बाद उसका पुत्र इष्टगण फिर उत्तराधिकारी बनता है, यानी जो कार्तिकेयपुर की सत्ता है वो इष्टगण के पास चली जाती है। और इष्टगण की बात करें तो यह एक ऐसा प्रथम शासक रहता है जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, यानी समस्त उत्तराखंड में शासन करने का प्रयास किया। क्या है, ये पहला शासक है। और पिता की भांति क्या है, शैव है, शिव का उपासक है। इसने जागेश्वर में कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें नवदुर्गा, महिषामर्दिनी, लकुलीस और नटराज प्रमुख है। और फिर इसका उत्तराधिकारी होता है ललित सूर्यदेव, यानी इष्टगण के बाद ललित सूर्यदेव शासक बनते हैं। और ललित सूर्यदेव की बात करें तो इनका जो वर्णन है वो हमें पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में देखने को मिलता है, जिसमें इन्हें कलि कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12वां अवतार के समान बताया गया है, यानी काफ़ी प्रशंसा की गई है और इसे 12वें अवतार के समान बताया गया है। इसके बाद ललित सूर्य के बाद इनके उत्तराधिकारी होते हैं भूदेव। भूदेव नामक व्यक्ति इनके उत्तराधिकारी होते हैं। और भूदेव की हम बात करें तो यह क्या रहता है, ये बौद्ध धर्म का विरोधी रहता है, या बौद्ध धर्म का विरोधी रहता है और बैजनाथ के मंदिर निर्माण में यह सहयोग करता है। भूदेव के बाद फिर इच्छरदेव शासक बनते हैं और जिन्होंने सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की, यानी इच्छरदेव द्वारा सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की जाती है। लेकिन हमें जो ज़्यादातर बुकें हैं उसमें हमें सलोड़ादित्य ही इसमें मिलता है कि सलोड़ादित्य द्वारा ही सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की जाती है। तो इसकी जो जानकारी है वो हमें बालेश्वर और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में देखने को मिलती है। और इनकी जो प्रमुख उपाधि थी, भुवन विख्यात दुरुम दराति सीमानवनी वैद्यति दीक्षादान दक्षक गुरु, यानी शत्रुओं की पत्नी को वैदित्य शिक्षा देने में सफल गुरु। यानी जो ये इच्छरदेव थे तो ये शत्रुओं की पत्नी को वैदित्य शिक्षा देने में सफल गुरु की इन्होंने एक उपाधि धारण की थी। और कहा जाता है यह काफ़ी विद्वान शासक थे। इच्छरदेव के बाद क्रमशः कुछ प्रमुख आगे शासक बनते हैं, जिनके बारे में कुछ कम जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं, जिनमें दिशदेव, पद्मदेव और सुभिक्षराज ये शासक बनते हैं। और आगे फिर कत्यूर घाटी में अशांत देव
असान देव वंश की स्थापना हो जाती है। यानी इसके बाद सुभिक्ष राज के बाद ब्रह्मदेव शासक बनते हैं और कहते हैं यह क्या था, अंतिम शासक रहते हैं, अत्याचारी शासक रहता है और कामुक शासक रहता है। और जागरों में इसी शासक को क्या कहा गया, बीरम देव या वीरदेव कहा गया है, इसी ब्रह्मदेव को। और इससे कहा जाता है कि प्रजा इससे अत्याचारों से त्रस्त हो गई थी, यानी प्रजा पर काफ़ी अत्याचार करता है और अंत में कहते हैं प्रजा द्वारा ही इसकी हत्या कर दी जाती है। फिर इसके बाद राजधानी ट्रांसफ़र हो जाती है कत्यूर घाटी में और यहाँ पर अशांति देव द्वारा अशांति देव वंश की स्थापना की जाती है। और फिर इसका जो कार्तिकेयपुर या कत्यूरी जो ये राजवंश रहता है, इसका बहुत शाखाओं में विभाजन हो जाता है और ये पूरे कुछ गढ़वाल और ज़्यादातर कुमाऊं के क्षेत्र में इसकी शाखाएं विभिन्न स्थानों पर फैल जाती हैं। इसके अलावा इस राजवंश से संबंधित जो एक इतिहासकार हैं लक्ष्मीदत्त जोशी, उन्होंने कार्तिकेयपुर शासकों के बारे में कहा है कि ये मूलतः क्या थे, अयोध्या से संबंधित थे, यानी अयोध्या से आए थे और राजा शालिवाहन कार्तिकेय शासकों के आदि पुरुष कहा है। इन्होंने कहा है कि राजा जो शालिवाहन थे इन कार्तिकेयपुर शासकों के आदि पुरुष थे और इनके जो इष्ट देवता थे वो कार्तिकेय थे, यानी कार्तिकेय इष्ट देवता थे और जिनको लोक देवता भी माना जाता है। कि कहते हैं कि जो प्रजा थी वो भी इसकी पूजा करती थी कार्तिकेय की। और वंश समाप्ति की बात करें तो कहा जाता है कि इनके जब वंश की समाप्ति हुई तो लोक हितकारियों के कारण कुमाऊं में आज भी प्रचलन है कि सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई। यानी इसके बाद जितने भी वंशों ने शासन किया उन्होंने जो कार्तिकेयपुर राजवंश है उनके समान उन्होंने विकास नहीं किया, यानी प्रजा के जो कार्य थे प्रजा के लिए शासन प्रशासन उन्होंने भली भांति उस तरह से नहीं किया, यानी प्रजा हित में इतने उपयोगी कार्य उन्होंने नहीं किए। तो इसी कारण कहा जाता है कि सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई, यानी अंधकार हो गया। इतिहासकार जो बद्रीदत्त पांडे हैं उनके द्वारा जो कार्तिकेयपुर शासक हैं उनको सूर्यवंशी कहा गया है, यानी कि उनको सूर्यवंशी बताया गया है। और चक्रवर्ती सम्राट और इसके साथ ही गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उच्च पदों से सुशोभित भी बताए गए हैं, यानी काफ़ी तारीफ की गई है। उनको चक्रवर्ती सम्राट माना गया है और गिरिराज चक्र चूड़ामणि के उच्च पदों से भी सुशोभित माना गया है। और इसके साथ इनको सूर्यवंशी राजा कहा है, किसने, बद्रीदत्त पांडे जी ने। इस राजवंश की जो राजभाषा थी संस्कृत रहती है, लोक भाषा पाली रहती है और इनका राज्य क्या था, धर्म राज्य पर आधारित था। और शासकों द्वारा उच्च कोटि का प्रबंध और पुलों एवं सड़कों की हमें उत्तम व्यवस्था देखने को प्राप्त होती है। कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल की बात करें तो यहाँ पर दो आदिगुरु शंकराचार्य थे, वो भी इनके शासनकाल में उत्तराखंड के क्षेत्र में आते हैं और हिंदू धर्म की पुनः स्थापना उनके द्वारा की जाती है। और शंकराचार्य द्वारा मंदिरों का पुनरुद्धार भी किया जाता है, जिसमें बद्रीनाथ और केदारनाथ प्रमुख है। इसके साथ ही यहाँ पर ये ज्योतिर्मठ की भी स्थापना करते हैं और कहते हैं कि सन 820 में केदारनाथ में इनके द्वारा शरीर का त्याग कर दिया गया, यानी केदारनाथ में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था उत्तराखंड का प्राचीन काल। तो इसके बाद नेक्स्ट में हम मध्यकाल पढ़ेंगे। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। धन्यवाद।